है। अब जम्मू कश्मीर का हर फर्द ज़िहस इंसान ये कहता है कि डेलीवेजरों के साथ इंसाफ करना चाहिए। नौकरियों से निकाला गया, कहा गया कि ये एंटी नेशनल है। ठीक है, उन्होंने माना, लेकिन उसमें एक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर कोई मुल्क आईन और कानून से चलता है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। एक मुल्क में जब भी तरक्की होती है तो उस मुल्क को चलाने वाले जो लोग हैं अक्सर उनको क्रेडिट दिया जाता है उनकी पॉलिसीज के लिए, लेकिन जो लोग उस तरक्की का हिस्सा होते हैं वो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, जिन पे काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है। और आज हम उन इश्यूज़ पे बात करेंगे जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। और आज मेरे साथ खुद एक एक्सपर्ट बैठे हैं जिनका नाम है एजाज खान, एंड करंटली ही इज़ वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी। थैंक यू सो मच एजाज साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। मैं एजाज खान, फूड सप्लाईज एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट, और जो जम्मू कश्मीर की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मुलाजमीन की एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो जो जम्मू कश्मीर की सरकारी महकमे हैं सभी, जिसमें सारे महकमे आते हैं, चाहे फूड सप्लाईज हो, हमारे PDD हो, हमारे R&B हो, हमारी PWD हो, हमारी फॉरेस्ट, और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, तो उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी है। मैं उसका चेयरमैन हूँ। लखनपुर से लेके बराबर टंगडार सीमारी तक जितने भी मुलाजिम हैं मैं उनके खदमतगुजार हूँ। बिल्कुल। तो अभी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। अब चूंकि डेवलपमेंट वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, तो कोई भी जगह डेवलप हो रही है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो अक्सर जिन्होंने, मुझे लगता है, वो फाउंडेशन स्टोन रखा होता है उनको क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट उन्होंने लाया। लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं या अभी जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो लोग जो एम्प्लॉयज़ इसका हिस्सा है, उनकी सूरत हाल के बारे में बताएं और क्या लगता है उनको क्रेडिट दिया जाता है उनके काम के लिए। देखिए, आपको पता है कि जो पावर कॉरिडोर्स में हमारे ऊंचे ओहदे पे लोग बैठते हैं, जो पॉलिसी साज होते हैं, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, और सेक्रेटरीट में पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो ज़मीनी सतह पे उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो नॉन गैजेटेड कॉर्डर को ही करना होता है। अक्सर बेशतर उसमें जितनी भी तरक्की, मेरा अपना मानना है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई या हम अपने पूरी कंट्री में देखेंगे, उसमें सरकारी कर्मचारियों का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ज़मीनी सतह पे उन्हीं को वो अमलाना होता है। हकीकत में सेक्रेटरीट में बड़े बड़े बाबू बैठते हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं, सरकारी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना लाजमीन का काम है। और जब हम देखते हैं कि ये सही ढंग से, आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, यहाँ सड़कें बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उस पर अहम रोल मुलाजमीन का ही अक्सर बेशतर रहता है। तो अभी बहुत टाइम से हम देख रहे हैं SRO का जो ये इशू है, जो एम्प्लॉयज़ इसमें है, वो काफ़ी चल रहा है। अब चूंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके पास भी वो एम्प्लॉयज़ गए। अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, तब भी वो लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी राय रख रहे हैं। तो इस मुद्दे के बारे में बताएं, क्या ये इशू आपके नोटिस में आया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो आईन और कानून से चलता है। यहाँ हमारे जिन्होंने हमारा ये आईन और कानून बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या उसके जितने भी साथी थे, उनने हर किसी को अपने हुकूक रखे हैं। अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, तो हमारे हुकूक भी है, हमें काम भी करना होता है और हमारे मसाइल जो है वो हल भी कराने होते हैं। हमारे, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर वाहिद वो यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कोई ज़्यादा नाम निशान नहीं है। यहाँ हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, जिसको भी आप कहेंगे मैं रोज़गार कमाता हूँ, तो अक्सर बेशतर वो मुलाजिम ही होता है। तो मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने ईमानदारी से काम किया, जितनी भी तरक्की हुई मुलाजमीन से भी। हम ये भी कहते हैं बहुत हमें कुछ सरकार से मिला भी, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें सरकार से कुछ नहीं मिला। वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें होती सरकार देती है, लेकिन 90% हमारी जो डिमांड्स है, अभी देख के आप चलिए कि हमारे 61,000 डेलीवेजर्स है, आर्जी मुलाजमीन है, वो सालों साल 10-15 साल से इसी तरह बेचारे, कभी उनसे एक पार्टी ने कहा कि इनको रेगुलराइज करेंगे, दूसरे के तीसरे ने, एवं हमारे जब 5 अगस्त 2019 हुआ था, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा, स्पेशली जो डेलीवेजर्स हैं हम इनको रेगुलराइज करेंगे।
لیکن وہ وعدہ سراب ہی ہوا. تو اب بھی پھر LG صاحب ہے تو نہیں ہوا. اب سرکار کہتی ہے کہ جو نئی سرکار عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں آئی, کہتے ہیں کہ ہم 3 فیزز میں کریں گے, اس کو دیکھیں گے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ 61,000 جتنے بھی یہ عارضی ملازمین ہیں, آپ دیکھیے جب یہ نوکریوں میں لگے ہیں ایز ڈیلی ویجر تب یہ چھوٹے تھے, آج یہ بڑے ہو گئے, ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, ان کی فیملی بڑی ہو, یہ کافی پریشانی میں ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صرف عارضی ملازمین ہی نہیں کہتا, آپ جموں کشمیر کا ہر فرد ذی حس انسان یہ کہتا ہے کہ ڈیلی ویجروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے LG انتظامیہ صاحب ہے, یا 5 اگست 2019 کے بعد بہت سارے ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا. کہا گیا کہ یہ اینٹی نیشنل ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مانا, لیکن اس میں ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر کوئی ملک آئین اور قانون سے چلتا ہے. تو جو تقریباً 150 کے قریب جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے وہ ون سائیڈڈ سرکار کا فیصلہ تھا. ان کو اپنی صفائی میں کہنے کا کچھ موقع نہیں دیا. ہماری یہی سرکار سے اپیل ہے کہ ایک بار ان کو اپنے جو بھی ان کی صفائی ہوگی وہ اپنی صفائی ان کو کہنے کا موقع دیجیے, اور فیصلہ عدالتوں پہ چھوڑ دیجیے گا, کیونکہ فیصلہ ہمیشہ یہ عدالتیں ہی فیصلہ کرتی ہے کون مجرم ہے کون بے گناہ ہے. اسی طرح ہمارا SRO 43 تھا. SRO 43 1996 میں جب ملٹنسی کے بعد پہلی بار ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہمارے چیف منسٹر بنے, تو جموں کشمیر کے سبھی جتنے بھی ٹریڈ یونینیں ہیں جموں سے لے کے کشمیر تک, جس کی قیادت خورشید عالم صاحب, عبدالقیوم وانی صاحب, کھجوریا صاحب جموں کے کر رہے تھے, ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہمیں SRO 43 ملا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ملازم چاہے اس کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی گولی لگنے سے یا کسی اور طریقے سے مر جاتا ہے تو اس کے ایک فیملی ممبر کو نوکری ملتی تھی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں بھی امپلیمنٹ کیا گیا, اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو ڈالا گیا ہے کہ اب وہ ناممکن جیسا بن گیا. تو ہمارا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کو پھر اپنی اسی حیت میں واپس لینا ہوگا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ملازمین GP فنڈ اپنی تنخواہ سے کاٹتے ہیں, یہ ملازمین کا اپنا پیسہ ہوتا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا پیسہ ہمیں وقت پہ نہیں ملتا ہے. لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا نئے گھر بنانے ہوتے ہیں بہت سارے, کیونکہ اپنا پیسہ ہے, جب انسان جی کرے تو نکال سکتا ہے. 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو بھی, اور لمبی لمبی لائنوں میں آپ پیسہ لیں. میں سرکار سے یہی کہوں گا, جو نئی سرکار بنی ہے عمر عبداللہ صاحب سے میری یہی گزارش ہے, سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ گیا کہاں. اگر ہمارا پیسہ ہے, ہم کاٹتے ہیں تنخواہ, تو یہ جاتا کہاں ہے, ہمیں وقت کے پر کیوں نہیں ملتا ہے. اسی طرح جو ہمارے ریٹائر ملازم ہوتے ہیں سروس سے 40 سال 35 سال جو سرکاری خدمت میں وہ دیتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. نیچرل ہی جب انسان ایک ریٹائر ہوتا ہے نوکری, تو میں مانتا ہوں کہ ہاف ڈیتھ ہوتی ہے بیچارے کی. جب لاکھ سیلری ہوتی ہے پھر اس کو 50,000 پہ ہی گزارا کرنا چاہیے تھا, اور بچے بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں, جوان ہوئے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, یا خود بھی بیماریوں میں مبتلا, جتنی ایج ہوتی ہے اسی حساب سے مشکلات بھی آتی ہے. تو ان کو بھی 4-4 5-5 منٹ کے مہینے کے بعد ان کے جو بھی واجبات ہیں وہ نہیں مل رہے. تو اوورآل بہت سارے معاملات ہیں, سرکار کو چاہیے کہ ٹاپ پریارٹی پہ ان کو حل کرنا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ورک کلچر پہ کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. دوسرا, کرپشن جو کرے گا ہم اس کو نہ اپنے صفوں میں رکھتے ہیں, نہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں. میرا یہی ہے کہ جو کوئی بھی کرپشن کیس میں ملوث ہو اس کو تتکال نوکری سے نکالنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھاس صرف نان گیزٹڈ کاڈر پہ ہی نہیں بیچنی, اس میں بڑے بڑے لوگ بھی آنے چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرپشن اسی محکمے میں زیادہ ہوتی ہے جس کا سربراہ کرپٹ ہو. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی محکمے کا کوئی سربراہ زبردست آنےسٹ ہو پھر اس محکمے میں کرو. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ صرف نان گیزٹڈ پہ ہی گاج گرنی چاہیے, کسی نے 5,000 پکڑے, کسی نے 2,000 پکڑے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے سرکار, تو پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا معاشرہ اسی لیے بگڑ گیا ہے کہ جب آپ یہاں غلط ہو کسی کو, یا معاشرے میں غلط طریقے سے پیسہ آتا ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ابھی جب کووڈ ہوا تھا تو آشا ورکرز ہم نے دیکھا ڈے ان ڈے آؤٹ کام کر رہے تھے. انفیکٹ سب سے پہلے وہی لوگ گھروں سے نکلے اور لوگوں میں اویئرنیس یہ کی, یا ویکسین وغیرہ کا جتنا بھی اویئرنیس ایشوز یا پروگرامس وہ سارے انہوں نے کیے. تو وہ مہینے کی ان کی سیلری 2,000-2,500 اس سے زیادہ ہوتی نہیں ہے. کنٹینیوسلی پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں, تو کیوں یہ ایشو سیٹل نہیں ہو پا رہا ہے, کہاں پہ لوپ ہول ہے؟ دیکھیے کیا بات ہے کہ آپ نے بہت اچھے مسئلے کو چھیڑا ہے. آپ دیکھیے صرف کووڈ کا ہی مسئلہ نہیں تھا,
जब 2005 में नॉर्थ कश्मीर को हिट किया था जलजले ने, बिल्कुल, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था। उसमें भी यही मुलाजिम काम आया, सब लोग भाग गए। मुलाजिम जो था, चाहे आशा वर्कर थी, चाहे वो फूड सप्लाईज का मुलाजिम था, चाहे वो पटवारी था, जो भी था सरकारी मुलाजिम था, वो ऑन टू था, लाइन में था लोगों की खिदमत में, उसने अपने घर बार छोड़े। इसी तरह आपने देखा कि 2014 में सैलाब आया, ज़बरदस्त सैलाब, जब पूरी वादी सैलाब में लोग घरों में मर रहे थे, लेकिन मुलाजमीन को घरों से निकाला गया, आशा वर्कर निकल गई लोगों की खिदमत के लिए, सरकारी काम अंजाम देने के लिए। इसी तरह कोविड में देखा, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे मुलाजमीन, मैं मानता हूँ वो शहीद हुए कोविड के दौरान लोगों की खिदमत करते करते। लेकिन ये जो हमारी आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये हेल्पर्स हैं, इनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। अब हाल ही में हमारे जो गुजरात एक स्टेट है और दूसरा ये हमारा राजस्थान एक स्टेट है, राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर लिखा था चीफ मिनिस्टर को कि आप इनकी भी सर्विस को मुस्तकिल बनाइए। मैं सरकार से जम्मू कश्मीर, चूँकि वो टैक्स बहुत वसूल होता है उन स्टेटों में, हमारा उतना टैक्स नहीं आता है, तो मेरा कम से कम ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, मेरा इनसे यही मुतालबा है कि इनका जो भी है, इनकी सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। तकरीबन 20,000 के करीब इनकी सैलरी होनी चाहिए, या आंगन हेल्पर है उसकी 10,000 की होनी चाहिए। इसी तरह जो आशा वर्कर्स ये बहुत काम करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे यही डिलीवरी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हेल्पर्स या फूड सप्लाईज के मजदूर, या फिर यही बेचारे ज़्यादा काम, लेकिन इन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी है। अब सरकार ने वादा किया है कि जो नई सरकार आई है कि हर किसी के साथ इंसाफ होगा, हम देखेंगे इंशाल्लाह, और होना भी चाहिए। हमारा मानना है कि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी गैर ज़रूरी हड़तालों और गैर ज़रूरी एहतजाजों पे यकीन नहीं रखती। हम पहले कंसल्टेशन करते हैं, पहले हम अपने जो हमारे स्टेट के हेड है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उससे मिल बैठ के बात करेंगे, उससे अपना जो हमारा हक है या हमारी जो परेशानी है उसको वो समझाएंगे क्या है। हमें भी पता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर के साहब के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, एक ही दिन में ये मसले हल नहीं होंगे, लेकिन कम से कम जो मसले जिन पे सरकारी खर्चा नहीं आएगा, जैसा कि SRO 43 है, अगर सरकार इसको करती है तो सरकारी खजाने पे कोई बोझ नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर हफ्ता 5 दिन का होता है, उसमें सभी कोई पैसा, ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पैसे का खर्चा ना हो, तो उस चीज़ को प्रायोरिटी पे करे। बाकी सबसे बिग इशू यही है कि हमारे आर्जी मुलाजमिन है, सरकार को चाहिए कि इंसानी मसला बन गया है, इसको भी सरकार को सॉल्व करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी करंटली कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको लेके आप प्लान कर रहे हैं कि आप नई सरकार के पास जाएंगे और उन इश्यूज को रेज करेंगे? इंशाअल्लाह हमने, हमारा जो एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी है, हमने इससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी LG साहब को भी एक मेमोरेंडम भेजा था, उसमें भी यही मसले थे। अब जो ये नई सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, तो इसमें भी हमने इंशाल्लाह चंद दिनों में हमने उससे टाइम लिया है, उनसे मिलेंगे और बहुत सारे इश्यूज हमारे हैं उन पे हम बात करेंगे, उनसे भी बहुत कुछ, वो भी हमको बहुत कुछ नसीहत करेंगे, हम सुनेंगे, हम भी अपना दुखड़ा उनको सुनाएंगे, हमारी परेशानी क्या है। तो मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह सरकार इस मसले को हल करेगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये अवामी सरकार है, इसलिए भारी मैंडेट उमर साहब को मिला कि इसने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से। उन वादों में उनने ये भी कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, या SRO 43 का, या जितने डेली वेजेस का मसला, तो उम्मीद है कि जो वादे उनने किए हैं कि वो वादे वो पूरे करें। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, आपने अपना वक्त दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।